नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का चर्चा कर रहे हैं। अभी बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर कोड C2 विषय कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसका कि फर्स्ट यूनिट है भारत में शिक्षा अतीत से वर्तमान तक। इस यूनिट का प्रथम टॉपिक अभी चल रहा है वैदिक कालीन शिक्षा। अभी हम तक हमने वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ, उनके आदर्श जाने हैं और इनकी विशेषताएं अभी हम पढ़ रहे हैं, जो कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। तो इससे कुछ पॉइंट्स हो चुके थे, जैसे कि गृह शिक्षा, उपनयन संस्कार, अध्ययन काल, विद्यार्थियों की दिनचर्या। इतने पॉइंट जो है वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं के पूरे हो चुके थे। अब हम इससे अगले पॉइंट की चर्चा करेंगे, और अगला पॉइंट जो है वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं का, वह है शिक्षण विधि। ये हम शिक्षण विधि का पढ़ रहे हैं, किसका? वैदिक कालीन शिक्षा का। वैदिक कालीन शिक्षा, इसका विशेषता में जो नेक्स्ट पॉइंट है, शायद चार पॉइंट पढ़े थे, ये पांचवा पॉइंट होगा वैदिक कालीन शिक्षा का विशेषता का शिक्षण विधि। तो वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षण विधि जो था वह मौखिक शिक्षण विधि। तो मौखिक शिक्षण विधि में क्या होता था कि गुरु छात्रों को पाठ बोल करके पाठ का उच्चारण करते थे, और छात्र उसके पीछे पीछे उस बातों को दोहराता जाता था। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती थी जब तक कि पूरा पाठ छात्र को कंठस्थ याद न हो जाए, और छात्र कंठस्थ हो जाने के बाद अगर उसकी व्याख्या समझने का प्रयास करते थे, जो व्याख्या उन्हें गुरु बताते थे। ये भी प्रक्रिया, व्याख्या की भी प्रक्रिया जो होती थी, पहले कंठस्थ याद करवाया जाता था, कंठस्थ याद हो जाने के बाद गुरु उनको व्याख्या के द्वारा पाठ को समझाते थे। अगर फिर भी छात्रों को कुछ समझने में परेशानी होती थी, तो फिर पाठ खत्म होने के बाद, व्याख्या खत्म होने के बाद छात्र गुरु से प्रश्न पूछते थे और वह अपना शंका समाधान करते थे। इसमें जो है सबसे ध्यान देने वाली बात है, ये मौखिक प्रक्रिया में किस किस विधि का प्रयोग किया जाता था। हमने तो भी जान लिया कि मौखिक थी कि छात्र गुरु के द्वारा पढ़ाए गए पाठ को बोल करके याद करते थे, लेकिन इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती थी। इसमें जो सबसे पहली प्रक्रिया थी वह श्रवण, मतलब सुनना। जो गुरु बोल रहे हैं उसको पहले ध्यान पूर्वक सुनना है, फिर मनन करना, उसको मन ही मन सोचना, और फिर उसे उच्चारण करना। ये उच्चारण जब तक नहीं करेंगे तब तक मस्तिष्क में हुआ पाठ कंठस्थ याद नहीं हो सकता था, ऐसा गुरु का मानना था। इसलिए उस छात्र जो है गुरु के पीछे पीछे उसका मनन करते हुए उच्चारण करते थे। और तीसरा जो पॉइंट था, जैसा कि आपने पहला देखा श्रवण था, दूसरा मनन था, श्रवण सुनने की प्रक्रिया थी, मनन मन ही मन जो है उस सुने हुए पाठ को दिमाग में लेकर के उसे फिर उच्चारण किया जाता था। और तीसरा पॉइंट इसका जो श्रवण मनन और जो प्रयोग किया जाता था वह था
निधिध्यासन। निधिध्यासन होता है कि नित्य दिन ध्यान करना। क्या चीज का ध्यान करना? कि जो गुरु छात्र को पाठ पढ़ा दिया है, जिस पाठ को छात्र ने कंठस्थ याद कर लिया है, उस पाठ को छात्र मन ही मन फिर जब गुरु के नजदीक से शिक्षा उस समय समाप्त हो जाएगा तो बाकी जो भी कार्य कर रहे हैं, कार्य करते हुए मन ही मन उस पाठ का ध्यान करेंगे, ताकि वह पूरी तरह से उसे याद हो जाए और कभी उसके दिमाग से नहीं निकले। ये था वैदिक कालीन शिक्षा का शिक्षण विधि। इसमें 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर इसको ध्यान रहेगा तो अगर परीक्षा में प्रश्न आएगा तो इसे आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि पहला प्रक्रिया मौखिक थी शिक्षण विधि। इसमें जो प्रयोग किया जाता था वह श्रवण, मनन और निधिध्यासन। इस 4 मुख्य बातों को आपको शिक्षण विधि के अंतर्गत याद रखना है। अब इसका अगला पॉइंट, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता का अगला पॉइंट जो है वह है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम तो वैदिक कालीन शिक्षा में पाठ्यक्रम के अंतर्गत किन किन विषयों को पढ़ाया जाता था और कितना पढ़ाया जाता था, हम इसमें ये जानेंगे। वहाँ के पाठ्यक्रम में जो थे, जैसा कि आपने पहली कक्षा में भी आपने सुना होगा कि वैदिक कालीन शिक्षा पूर्णतः धार्मिक शिक्षा थी। धार्मिक शिक्षा पे वह अत्यधिक जोर दिया जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि धार्मिक शिक्षा से ही हम अपने जीवन को मुक्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो विषय शामिल किए गए थे वह थे वेद, पुराण, उपनिषद। इन सभी को शामिल किया गया था। इन सभी की शिक्षा गुरुकुलों में गुरु छात्रों को प्रदान करते थे। तो मुख्य इसमें जो था वह वेद था। लेकिन इन धार्मिक शिक्षा के साथ साथ छात्रों को कुछ लौकिक शिक्षा भी प्रदान करने का प्रावधान वैदिक कालीन शिक्षा में किया गया था। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या देखा कि धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत वेद, पुराण, उपनिषद, ये मुख्य रूप से 3 धार्मिक शिक्षा के अंदर शिक्षा दिया गया। लेकिन इसमें से भी वेद महत्वपूर्ण था कि वेद का शिक्षा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य था, चाहे वह एक वेद का ही शिक्षा क्यों नहीं प्राप्त करें। ये कोई बंधन नहीं था कि सभी छात्रों को चारों वेद का शिक्षा प्राप्त करना ही है, लेकिन ये बंधन अवश्य था कि जो भी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाएंगे उसे कम से कम एक वेद की शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर छात्र चाहे तो चारों वेदों की भी शिक्षा प्राप्त कर सकता था, पुराण की भी शिक्षा ग्रहण कर सकता था, उपनिषद की भी शिक्षा ग्रहण कर सकता था, और इसके साथ साथ ब्राह्मण के लिए कर्मकांड का भी शिक्षा प्राप्त था। अगर ब्राह्मण इच्छुक है, ब्राह्मण छात्र इच्छुक है, तो वह वहाँ के पाठ्यक्रम में कर्मकांड के भी शिक्षा देने का प्रावधान था। लेकिन वही ब्राह्मण छात्र कर्मकांड की शिक्षा प्राप्त कर सकता था जिसने चारों वेद का अध्ययन पूर्ण कर लिया, वही कर्मकांड की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। इन धार्मिक शिक्षा के अलावा वैदिक काल में लौकिक शिक्षा की भी व्यवस्था प्रदान की गई थी। वह इसलिए प्रदान की गई थी कि शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत आदि छात्र गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे तो वहाँ उसे कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, इसीलिए वहाँ लौकिक शिक्षा भी दिया जाता था, जिसके अंतर्गत गणित, ज्योतिष, काव्य, अर्थशास्त्र, मूर्तिकला, क्षत्रियों के लिए सैनिक शिक्षा, आयुर्वेद, इन सब विषयों की भी शिक्षा गुरुकुल में छात्रों को गुरु के माध्यम से प्रदान की जाती थी। कि अगर छात्र
गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश करे तो उसे किसी प्रकार की समस्या की भी सामना नहीं करना पड़े और धर्म के मार्ग पर वह चलते भी रहे। तो ये था वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम। उसमें आपने देखा कि किन किन विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब जो इसका अगला पॉइंट है वैदिक कालीन शिक्षा के विशेषता का, वह है, ये पॉइंट नंबर हो जाएगा आपको 6 हुआ था 7, गुरु शिष्य संबंध। तो इस पॉइंट में हम जानेंगे कि वैदिक काल में गुरु और शिष्य का संबंध कैसा था। जैसा कि आपने पीछे जाना होगा कि वैदिक काल में शिक्षा जो है वह गुरु के घर में रह करके, वो उनके आश्रम में रह करके या गुरुकुल में रह करके ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। और यहाँ तक कि जब तक भी उसकी शिक्षा पूर्ण छात्रों की नहीं हो जाती है तब तक छात्र को गुरुकुल में ही रहना पड़ता था। तो इस वजह से गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है, होना चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि एक जीवन का उसे एक बहुत ही बड़ा भाग उसे गुरु के साथ व्यतीत करना रहता था। तो हम एक चीज इसमें बता देते थे, पहले भी बताए थे कि जैसे कि गुरु जो है छात्र के आध्यात्मिक पिता माने जाते थे। छात्र को वह आचार्य कुलवासी कहा जाता था। ये एक छात्र जो भी गुरुकुल जाते थे उसका एक छात्र का एक अलग नाम पर जाता था। ये आचार्य कुलवासी है कि आचार्य के यहाँ जाकर के रहते थे। तो गुरु शिष्य का संबंध जो है वह वैदिक काल में बहुत ही सुदृढ़ था, बहुत ही मजबूत था। गुरु की सेवा करना शिष्य का परम कर्तव्य था। और जैसे कि गुरु के लिए भिक्षा मांगना, जल लाना, गुरु की गाय चराना, सफाई का कार्य करना, अन्य सेवा करना विद्यार्थी का परम कर्तव्य था। तो इस तरह से हम जान रहे हैं कि शिष्यों का बहुत ही सारा उत्तरदायित्व था जिसको कि शिष्य पालन करते थे और उससे वह अपना कर्तव्य समझते थे कि हमारे आध्यात्मिक पिता है, गुरु है, यही हमें मोक्ष दिला सकते थे। इसलिए शिष्य गुरु के सारी आज्ञा का पालन करते थे। उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्यों को पिता तुल्य स्नेह में व्यवहार करते थे। मतलब वो गुरु जो है शिष्य के साथ पिता एक पिता अपने पुत्र के साथ जैसा व्यवहार करता है स्नेह के साथ, वैसा व्यवहार एक गुरु भी अपने शिष्यों के साथ करते थे। इसके अतिरिक्त गुरु शिष्यों के लिए पूजा, आवास का प्रबंध करते थे। कि कैसे, आपने तो पहले सुना होगा कि जैसे भिक्षा मांगने का कार्य शिष्य करते थे, लेकिन उस भिक्षा से उनकी भोजन की पूरी पूर्ति नहीं हो पाती थी। तो फिर उसका प्रबंध कैसे करना है कि सभी को पर्याप्त भोजन मिल सके, तो इसका प्रबंध भी गुरु ही करते थे। गुरु को छात्र जो है देव तुल्य समझते थे, मतलब देवता के समान मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि गुरु ही हमें मोक्ष की प्राप्ति दिला सकते थे। और गुरु की सेवा करना शिष्य अपना प्रथम कर्तव्य समझते थे। गुरु को समाज तथा शिष्य दोनों ही सम्मान देते थे। तो हमने देखा कि वैदिक काल में गुरु और शिष्य का संबंध जो था अत्यंत ही मजबूत था। गुरु और शिष्य का संबंध
दोनों एक दूसरे में विश्वास करते थे, दोनों अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करते थे। ये था गुरु शिष्य संबंध। वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्था में इस पॉइंट को भी हमने देखा। और इसका अगला जो पॉइंट है वह है स्त्री शिक्षा। हो जाएगा देखिए, वैदिक काल में स्त्री को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था और स्त्रियों के लिए वैदिक काल में पूर्ण सम्मान भी मौजूद था। वहां पर वैदिक काल में बालिकाओं के लिए भी उपनयन संस्कार की व्यवस्था थी, लेकिन बालिकाएं जो है वो घर पे रह करके ही शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, वे आश्रम या गुरुकुल में नहीं जा सकती है। मतलब वो उस वैदिक काल में जो भी बालिकाएं होती थी वह वेद पुराण उपनिषद का शिक्षा घर पे ही रह के ग्रहण कर सकती थी। इसके लिए किसी प्रकार का वह प्रतिबंध निर्धारित नहीं किया गया था, दोनों को एक समान शिक्षा देने का अधिकार था। अंतर सिर्फ इतना था कि छात्रों की भांति छात्राओं को गुरुकुल जाने का अधिकार नहीं दिया गया था। छात्राएं जो है वह अपने घर पे ही रह के शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। इसके अतिरिक्त एक चीज में भेदभाव किया गया था, वह था कर्म कांड की शिक्षा। कर्म कांड की शिक्षा ब्राह्मण बालकों को तो दिया जाता था, उसका अधिकार था कि अगर उनकी इच्छा है तो वह कर्मकांड की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन बालिकाओं के लिए कर्मकांड का शिक्षा प्रतिबंधित था वैदिक कालीन में, कि बालिकाएं कर्मकांड का शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेती थी। और इसका प्रमाण ऋग्वेद है कि उस समय स्त्रियों को शिक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, क्योंकि ऋग्वेद की बहुत सारी ऋचाओं की रचना स्त्रियों के द्वारा की गई है। उस समय बहुत ही विदुषी स्त्रियां भी हुई है, जिनके की कुछ नाम है उर्वशी, अपाला, विश्वतारा, ये सब उस समय की विदुषी स्त्रियां थी। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस प्रकार की विदुषी स्त्रियों की संख्या अत्यंत ही कम थी, क्योंकि सभी परिवार उस समय अपने बालिकाओं को घर पर शिक्षा दिलाने में सक्षम नहीं थे, इसलिए बहुत कम ही स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर पाती थी या वह वेद का ज्ञाता हो पाती थी, जिसकी संख्या नगण्य थी। लेकिन फिर भी अधिकार की बात करें तो स्त्रियों को पूर्ण अधिकार शिक्षा ग्रहण करने का वैदिक काल में दिया गया था। उन्हें के साथ एक समान व्यवहार किया जाता था। यहाँ तक कि क्षत्रिय स्त्रियों के लिए सैनिक शिक्षा की भी व्यवस्था वैदिक कालीन शिक्षा में किया गया था कि अगर कोई क्षत्रिय स्त्री है और वह सैनिक शिक्षा लेना चाहती है तो वह शिक्षा ग्रहण करती है। इधर तो मैं कुछ विदुषी स्त्रियों का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि अपाला हो गया, उर्वशी हो गया, विश्वतारा हो गया। ये सभी ऐसी विदुषी स्त्रियां हैं जिनके की द्वारा ऋग्वेद की ऋचाओं तक की रचना की गई है। तो इसका अगला पॉइंट जो है निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा। निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा के पॉइंट नंबर हो जाएगा 9। एवं सार्वभौमिक अब सार्वभौमिक शिक्षा के बारे में तो आप लोग पहले से जानते ही होंगे कि ऐसी शिक्षा
जो कि प्रत्येक बालक को मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी बालक क्यों न हो, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। वैसे शिक्षा को सार्वभौमिक शिक्षा कहते हैं, और शिक्षा निःशुल्क भी होनी चाहिए, कि जैसा कि वर्तमान भारत में ऐसी व्यवस्था चल भी रही है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक की आयु के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून भी लागू है। ऐसी ही व्यवस्था वैदिक काल में थी। वैदिक काल में क्या थी कि सभी छात्र गुरुकुल या आश्रम में जो शिक्षा ग्रहण करते थे उसके लिए उसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था। वो बिल्कुल ही निःशुल्क शिक्षा होती थी, और वह शिक्षा सभी छात्रों के लिए उपलब्ध थी, कि जो भी छात्र गृह शिक्षा पूर्ण कर अपनी एक निश्चित आयु पर गुरुकुल जाएंगे, सभी को वहाँ गुरुकुल में उपनयन संस्कार के पश्चात प्रवेश मिलेगा और उसे शिक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि ये जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी वह 3 वर्णों के लिए ही मौजूद थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये तीनों वर्ण के बालक ही ये शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, जबकि शूद्र के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था वैदिक काल में नहीं थी। तो ये जो 3 वर्ण के छात्र थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन्हें गुरुकुलों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु दक्षिणा का वहां पर काफी प्रचलन था, कि जो छात्र शिक्षा पूर्ण कर लिए हैं वह अब गुरु दक्षिणा भी दे सकता था। लेकिन इसके लिए कुछ भी निर्धारित नहीं था, वह छात्रों के ऊपर निर्भर करता था। अपनी क्षमता के अनुसार जो भी कुछ होता था छात्र गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में प्रदान करते थे, और गुरु भी उन्हें खुशी खुशी ग्रहण करते थे। उन्हें किसी तरह का उससे कोई शिकायत गुरु को उस दक्षिणा से। तो अभी हमने जानकारी हासिल किया वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं का, ये टॉपिक पूर्ण हो गया। अब हम इसके अंतिम भाग पर आते हैं, कि जो कुछ अधिक महत्वपूर्ण है, और वह है इसका वैदिक कालीन शिक्षा का अगला टॉपिक है वर्तमान समय में वैदिक कालीन शिक्षा की अब टॉपिक है वर्तमान समय में वैदिक कालीन शिक्षा की उपयुक्तता का। तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है इसका हम वर्तमान समय में उपयोग कर सकते हैं, उस पद पर चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। यदि उसका हम पालन कर सकते हैं तो कितना पालन कर सकते हैं, क्या सभी पालन करना चाहिए, वो सारी बातों को हम इस टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे कि वैदिक वर्तमान समय में वैदिक कालीन की उपयोगिता का। इसमें अब हम जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय जो है अभी औद्योगिक क्रांति का समय है, और इस औद्योगिकरण के दौर में अभी समाज में आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण पर बल दिया जाता है। वर्तमान समय में जो है आधुनिकीकरण पर बल दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ आधुनिकीकरण में के दौर में इतने अंधे हो जाए कि हम अपनी आध्यात्मिक ग्रंथों को समाप्त कर दें। हमें इस आधुनिकीकरण के साथ साथ हम जो पुराने ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, उन सब का भी ध्यान रखना है।
अब हम आते हैं दोनों समय की स्थिति पर थोड़ा सा ध्यान डालते हैं। जैसा कि हम आपको बताए थे पहले भी कि वैदिक कालीन शिक्षा थी, वह धर्म प्रधान थी। वैदिक काल के समय में वह जनसंख्या, देश की जनसंख्या जो थी वह कम थी। अभी के अनुसार बहुत ही कम थी, अभी जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है। जनसंख्या कम होने के कारण, देखिए जनसंख्या कम होने के कारण, जनसंख्या कम होने के कारण क्या था कि जो भी खेत थे, वन संपदा था या पारंपरिक खेती का तरीका, परागण खेती का जो तरीका था, जो हमारी वो वन संपदा थी, परंपरागत तरीके से जो हम कृषि का उपज भी करते थे, वह भोजन के लिए उस समय पर्याप्त था। जनसंख्या कम होने के कारण उतनों में ही सारी आवश्यकताएं भोजन की हम पूर्ण उस समय कर लेते थे। उस समय क्या था कि सभी एक ही धर्म के थे, सभी सनातनी या हिंदू धर्म के थे। वर्ण व्यवस्था के अनुसार सभी व्यक्तियों का कार्य विभाजित था और उसी के अनुसार समाज की व्यवस्था चल रही थी। उस समय सादा जीवन व्यक्ति जीते थे, उच्च विचार अपने अंदर लाने का प्रयास करते थे और इसी क्रम में उनका समय बीत गया और चलता रहा, किसी ढंग की कोई परेशानियां नहीं हुई। लेकिन अगर हम कहें कि उस समय के अनुसार ही हम अपना जीवन जिए तो ये संभव नहीं है, लेकिन हाँ कुछ आदर्शों को हम वह अपना सकते थे, क्योंकि वैदिक काल के समय का सभी आदर्श को मानना वर्तमान समय में संभव नहीं है, क्योंकि जनसंख्या में बहुत ही असीम वृद्धि, जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गया है। अगर हम कृषि में आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग नहीं करेंगे तो सबके लिए भोजन उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। उस समय सिर्फ एक देश था, किसी भी शत्रु देशों से कोई डर नहीं था, उसको शत्रु देशों से बचने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन वर्तमान में हमें शत्रु देशों से बचने के लिए आत्मरक्षार्थ अपनी सीमाओं को भी मजबूत करने पर ध्यान देना पड़ता था और आधुनिकीकरण की तरफ ध्यान देना पड़ता है। आज भारत में विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते थे, अतः इन सभी में सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण की भी आवश्यकता है कि अगर हम सभी धर्म और जितने भी सब अलग अलग धर्म के लोग हैं एक साथ रह करके सामाजिक एकीकरण करेंगे उतना ही देश सुदृढ़ होगा। लेकिन वैदिक काल में क्या था, एक धर्म था, इसकी कोई आवश्यकता जरूरत महसूस नहीं होती थी। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वह वैदिक काल की तरह तो नहीं हो सकती है। इसमें परिवर्तन क्या हो सकता था कि आज की शिक्षा व्यवस्था में हमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद जैसे आदर्शों को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता हो गई है कि हम अपने शिक्षा में इन सब मूल्यों को भी शामिल करें। क्या शामिल करें? लोकतंत्र की, समाजवाद की, धर्मनिरपेक्षता, इन सब को शामिल करने की आज आवश्यकता है। और वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए, जो वर्तमान हमें आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए हमें वैदिक कालीन आदर्शों का फिर से मूल्यांकन करना पड़ेगा। मतलब वैदिक कालीन आदर्शों का हम पुनर्मूल्यांकन करेंगे। क्या पुनर्मूल्यांकन करेंगे? पुनर्मूल्यांकन करेंगे। हमें वैदिक कालीन शिक्षा के देखते हुए पुनर्मूल्यांकन करना होगा तथा एक नया अर्थ देकर के
हमें वैदिक कालीन शिक्षा को ग्रहण करना होगा। लेकिन हम अपने प्राचीन आदर्श जो है, क्या है हमारे प्राचीन आदर्श? हमारे प्राचीन आदर्श है सर्वभूत हितेरता या वसुधैव कुटुम्बकम्। जो हमारे ये प्राचीन आदर्श है, इस आदर्श को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। यदि शिक्षा के द्वारा इस प्रकार की भावना हमारे छात्र आत्मसात कर ले तो राष्ट्रीय एकीकरण जो है वो अलग से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर सिर्फ ये दो आदर्श सर्वभूत हितेरता और वसुधैव कुटुम्ब का, इस दो बातों का आज हमारे छात्र पालन करें तो हमें किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी स्वयं एकीकृत हो जाएंगे। वर्तमान समय में जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय विज्ञान हमारी आवश्यकता है। विज्ञान को हम झुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि यह जीवन का आधार बना हुआ है, इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। अतः हम पूरी शक्ति से जो भी उद्योग धंधे हैं उसको विकसित करना चाहिए, ताकि हमारी विकास समुचित ढंग से होती रहे। लेकिन साथ ही साथ हमें यह याद भी रखना चाहिए कि हमारे जो वैदिक कालीन विचार हैं, दया, सहनशीलता और विवेक का भी विकास करते रहे, क्योंकि दया, सहनशीलता और विवेक के बिना भौतिक संपदा बिल्कुल बेकार है, धूल के समान है, मिट्टी के समान है। तो अतः हमें वैदिक कालीन शिक्षा के आदर्शों को अपनाना चाहिए, वैदिक कालीन शिक्षा के आदर्शों को अपनाना चाहिए। साथ ही साथ वर्तमान समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विज्ञान से भी तालमेल अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में बिना विज्ञान के तालमेल के हम जीवन नहीं जी सकते हैं। विज्ञान अभी जीवन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन हमारे प्राचीन आदर्श वसुधैव कुटुम्बकम् और सर्वभूत हितेरता भी आवश्यक है। अगर इसका तालमेल हम बैठा करके अपने जीवन को चलाएंगे तो अपना जीवन सुचारूपूर्वक चला सकते हैं। तो ये हमारा था वर्तमान समय में वैदिक कालीन शिक्षा की उपयोगिता। आज हमारा वैदिक कालीन शिक्षा का टॉपिक समाप्त हो गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपने इस तीनों वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा हो तो आप इससे अपने परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सहजता से दे सकेंगे। तो अब हम अगले वीडियो में बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।